तो हमारे चैप्टर का नाम है आज का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो जो सेल है, सेल को क्या जाता है, क्लास 9-10 के डेफिनेशन से हमको पता है कि सेल को कहा जाता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किसको? सेल को कहा जाता है। वाई सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है? क्योंकि सेल का प्रेजेंस क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर। प्रेजेंस ऑफ सेल इज अ डिफाइनिंग फीचर। अब व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर? डिफाइनिंग फीचर क्या है? डिफाइनिंग फीचर वो फीचर है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा, बट कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो डिफाइनिंग फीचर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेयर मिनिमम कंडीशन है कि सबके अंदर सेल रहना ही पड़ेगा। चाहे आप दुनिया का सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा की बात करें, वो भी लिविंग है। क्यों? क्योंकि वो सेल है। सेल से छोटा कोई भी स्ट्रक्चर होगा वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करेगा, क्योंकि सेल होना एक बेयर मिनिमम कंडीशन है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब डिफाइनिंग फीचर है, इसलिए सेल क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चर यूनिट कैसे हो गया? स्ट्रक्चर यूनिट कैसे हो गया? क्योंकि जो सेल है, क्योंकि अगर हम अपने बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होता है कि जो सबसे पहले सेल है, सेल बन के तैयार करता है टिश्यू को, फिर टिश्यू तैयार करता है आपके ऑर्गन को, फिर ऑर्गन तैयार करता है आपके ऑर्गन सिस्टम को। ऑर्गन से तैयार होगा क्या? फिर आपका ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे बेसिक लिविंग थिंग क्या है? सेल है। इसलिए सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। और एक इंडिपेंडेंट सेल क्या अपना फंक्शन खुद से कर सकता है? यस, कर सकता है। एक इंडिपेंडेंट सेल आपका एग्जिस्टेंस शो कर सकता है इंडिपेंडेंटली। इसलिए ये सबसे सबसे मोस्ट पॉइंटेड, सबसे छोटा क्या है? स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर या फिर मैं कहूँ एंटिटी है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंट शो कर सकता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है। अब चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला गया है यहाँ पर क्या क्या कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या बोला गया है कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्टडी को क्या कहते हैं? हम बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अगर हम बायोलॉजी के नाम में ही घुस जाए, अगर हम बायोलॉजी के नाम में ही घुस जाए तो बायोलॉजी का मतलब, बायोलॉजी के अगर हम नाम में ही घुस जाए तो क्या मिलेगा? बायो। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लॉजी मतलब टू स्टडी, टू स्टडी। तो बायोलॉजी का हम अगर मिला के बोले तो मतलब कहते हैं लाइफ के बारे में पढ़ना को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। और लाइफ जिस ऑर्गेनिजम्स के पास होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास से लाइफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर हम कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, चाहे एलिफेंट की ही बात कर ले, छोटा सा बेबी की बात कर, कोई भी ह्यूमन की बात कर ले, उन सब के पास लाइफ है या फिर सेल है, इसलिए ये लोग क्या कहे? लिविंग है। वही अगर हम बात कर ले है एबायोटिक कंपोनेंट्स की, फॉर एग्जांपल अगर हम एक रॉक की बात कर ले, रॉक क्या है? नॉन लिविंग, क्योंकि उसके पास लाइफ नहीं है। और लाइफ का डेफिनेशन क्या है? लाइफ इज अ यूनिक कंपोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बॉडी के अंदर पैसे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स क्या है? जो दूसरे चैप्टर में, इसके सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स क्या है, उसका एक यूनिक कंपोजिशन है क्या? लाइफ। तो बायोलॉजी के बारे में पता चल गया कि बायोलॉजी क्या है, लाइफ के बारे में पढ़ना या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं? हम बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया था डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फॉर्म एंड अपीयरेंस ओनली ब्रॉट आउट देयर डाइवर्सिटी। ऑब्वियसली बात है, हम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं और हमको पता है अभी तक टिल डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हैं? अभी तक टिल डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास कितना है? 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी तक टिल डिस्कवर्ड है। मतलब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। इट इज द सेल थ्योरी दैट एम्फसाइजेस द यूनिट। हाँ, अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है यहाँ पर, क्या क्या इट इज, हाईलाइटर का कलर को चेंज कर लेते हैं, इट इज सेल थ्योरी दैट एम्फसाइज द यूनिटी अंडरलाइंग द डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कॉमन थ्योरी को फॉलो करता है, जिस थ्योरी को कहा जाता है क्या? सेल थ्योरी।
मतलब अगर एक थ्योरी की अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे, नेम अ थ्योरी व्हिच बाइंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा थ्योरी का नाम बताओ जो उस थ्योरी का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है। तो आंसर सेल थ्योरी। ये जो सेल थ्योरी है, इस सेल थ्योरी का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। नेक्स्ट बताया गया है पर क्या, द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लाइफ, ये नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल ग्रोथ बाय डिवीजन इज गिवन इन चैप्टर कंप्रोमाइज में, ये भी काम करी है। सेल थ्योरी आल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग फिनोमेना दैट इज फिजियोलॉजी। हाँ, ऑब्वियसली बात है। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ने पर हमें पता चलता है कि सेल थ्योरी का मतलब यही होता है कि दुनिया के अंदर सेल थ्योरी के अंदर मतलब ये होता है कि दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल एंड इट्स प्रोडक्ट से मिलकर तैयार हुआ है। यस यस, क्या दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल एंड इट्स प्रोडक्ट से मिलकर तैयार होता है? आंसर इज यस। सेकंड है कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नए नए सेल बॉडी के अंदर अराइज हो रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रहे हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? सेल थ्योरी के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है का मिस्ट्री, दिस मिस्ट्री was the requirement of the integrity of cell organization for the। अब सेल थ्योरी के बारे में ये बताया गया, सेल थ्योरी के बारे में ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, अब यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया है कि रिडक्शनलिस्ट अप्रोच के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी किसे कहते हैं? रिडक्शनलिस्ट रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी का मतलब होता है, अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी को हम कैसे करके पढ़ते हैं? टुकड़ों में बांट कर के पढ़ते हैं। जैसे जब हम सेल चैप्टर को पढ़ेंगे तो सेल चैप्टर के बारे में सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, राइबोसोम्स हो, या आपका सेल का ऊपर का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन हो, सेल वॉल हो, इन सब के बारे में हम अलग अलग से पढ़ते हैं। एक ही बारी में नहीं पढ़ते हैं, पार्ट वाइज। सेल को जब हम पढ़ते हैं तो सेल को हम क्या कहते हैं? पार्ट वाइज पढ़ते हैं। तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब है किसी भी चीज को कैसे पढ़ना? पार्ट वाइज पढ़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना। और ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते हैं, ये क्या फिजियोकेमिकल अप्रोच है। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी से ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कैसा अप्रोच है? तो ये एक फिजियोकेमिकल अप्रोच है। कैसा अप्रोच है? ये एक फिजियोकेमिकल अप्रोच है। फिजियोकेमिकल अप्रोच है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। अप्रोच। नेक्स्ट यहाँ से बताया गया है, इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजी एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस one can take a physiochemical approach and use cell-free system to investigate। अच्छा, अगर हम सेल को स्टडी करें, फिजियोकेमिकल अप्रोच मतलब जहाँ पर फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं एज वेल एज केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। अगर हम ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे पार्ट में टूटते जाए तो फिजियोकेमिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल, जिसमें प्रॉपर्टीज शो करेंगे एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो फिजियोकेमिकल अप्रोच से जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को तोड़ते जाए तो सबसे छोटा जैसे सेल है, सेल को अगर हम तोड़ते जाए तो सेल के अंदर सबसे छोटे चीज है, सेल को लिविंग स्टेट में कौन रख पा रहा है? बायोमोलिक्यूल्स रख पा रहे हैं। तो ये जो फिजियोकेमिकल अप्रोच है, इससे हम किसके बारे में पढ़ सकते हैं? हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके थ्रू। दिस अप्रोच एनेबल्स अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फिजियोकेमिकल अप्रोच या फिर इसको हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच बोल रहे हैं। इस रिडक्शनिस्ट अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म का मॉलिक्यूलर लेवल में जाके पढ़ सकते हैं। और एक बार क्या लिखा है यहाँ पर? द फिजियोकेमिकल अप्रोच एंड यूज सेल फ्री सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट दिस अप्रोच एनेबल अस टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेसेस इन मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब सिंपल भाषा में बोले, अगर हम फिजियोकेमिकल अप्रोच से हम पढ़े तो हम अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूलर चेंजेस का डीएनए से आरएनए बनना, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के प्रोटीन कैसे बन रहे हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ सकते हैं अगर हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच के थ्रू जाए, या फिर जिसको हम कह रहे हैं क्या, फिजियोकेमिकल अप्रोच के थ्रू हम जाए। नेक्स्ट यहाँ पर बताया जाता है, अप्रोच इज एस्टेब्लिश्ड बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। इट विल टेल अस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब है। नेक्स्ट यहाँ पर काम का कुछ है कि यहाँ पर इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेसेस। इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द एबनॉर्मल प्रोसेसेस जो है दैट ऑकर ड्यूरिंग एनी डिजीज कंडीशन। हाँ,
ऑब्वियसली अगर हम किसी भी मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉलिक्यूल के लेवल में जाकर बात करते हैं और अगर मॉलिक्यूल के एनालिसिस से हम बता सकते हैं क्या कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिजीज है वो कैसे काम कर रहा है, मेडिसिन कैसे, क्योंकि अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं, किसी भी मेडिसिन की बात करते हैं, तो मेडिसिन को बनाते हैं कौन है? बायोकेमिस्ट बनाते हैं। कौन बनाते हैं? बायोकेमिस्ट बनाते हैं, बायोकेमिस्ट। यस। तो मेडिसिन को बनाने वाले कौन होते हैं? बायोकेमिस्ट के होते हैं मेडिसिन को बनाने वाले, बायो केमिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच से पढ़े, अगर हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच से पढ़े तो हम मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में जाके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ सकते हैं। इसलिए अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अगर कोई डिजीज है तो डिजीज में कौन सा एब्नॉर्मलिटी हो रहा है, कौन सा प्रोटीन ठीक से काम नहीं कर रहा है, बॉडी के अंदर अलग अलग चीजों की कंसंट्रेशन कैसा है या नहीं है, वो हम जान सकते हैं। और इससे ये पता लगा जा सकता है कौन सा डिजीज है या फिर कोई न्यू डिजीज हुआ है तो उस डिजीज का क्योर क्या है। दिस फिजियोकेमिकल अप्रोच टू द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है। इसी अप्रोच को क्या कहा जाता है? एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच कहा जाता है, या फिर जिसको हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कह रहे हैं। द कंसेप्ट एंड टेक्निक, हाँ यहाँ पर ये काम करनी है। नेक्स्ट नीचे चलेंगे हम। नीचे अगर जाएंगे तो एक साइंटिस्ट के बारे में हमको पढ़ने के लिए मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है जी.एन. रामचंद्रन। जी.एन. रामचंद्र के बारे में अगर हम 2-3 लाइन सबसे पहले लिखे तो पता चलेगा कि जी.एन. रामचंद्र बाय प्रोफेशन ही वाज अ बायोकेमिस्ट। तो जी.एन. रामचंद्र कौन थे? वो एक बायोकेमिस्ट थे। बायोकेमिस्ट थे, मतलब उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था। इन्होंने दिया था आपका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, हाँ ट्रिपल हेलिकल, अरे ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन दिया था। व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन। सबसे ज्यादा अबंडेंट एनिमल प्रोटीन होता है क्या? कोलेजन प्रोटीन होता है सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन। यस, हाँ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। इसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन है, ये जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन दिया था कौन से साइंटिस्ट ने? जी.एन. रामचंद्रन ने दिया था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन। यस, हाँ। नेक्स्ट, जो जी.एन. रामचंद्रन थे, जी.एन. रामचंद्रन हाईली इंस्पायर्ड थे लिनस पॉलिंग के अल्फा बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। उससे पहले ये जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन है, ये इसके बारे में उन्होंने पब्लिश किया था एक बुक के अंदर, जिस बुक का नाम था नेचर। बुक का नाम था नेचर, या फिर एक पब्लिकेशन था जिस पब्लिकेशन का नाम था नेचर। यस, हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम लिनस पॉलिंग। जी.एन. रामचंद्र हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग से ये हाईली इंस्पायर्ड थे कौन? जी.एन. रामचंद्रन। हाँ, लिनस पॉलिंग से हाईली इंस्पायर्ड थे जी.एन. रामचंद्रन। लिनस पॉलिंग ने क्या दिया था? अल्फा बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अल्फा बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिया था लिनस पॉलिंग ने। अल्फा बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दिया था। यस, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं जी.एन. रामचंद्रन के बारे में। जी.एन. रामचंद्रन आन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो जी.एन. रामचंद्रन ने, जो कि बायोकेमिस्ट थे, तो प्रोटीन के रिगार्डिंग काम किया था। और कौन सी प्रोटीन के रिगार्डिंग काम किया था वो भी हमको पता चल गया कि जी.एन. रामचंद्रन जो थे उन्होंने कोलेजन प्रोटीन के रिगार्डिंग काम किया था। हाँ, यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। जी.एन. रामचंद्र क्योंकि बायोकेमिस्ट, तो बायोकेमिस्ट रिलेटेड कुछ उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। उन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल, हाँ ये जो मैंने कहा, क्या डिस्कवर किया था उन्होंने? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन।
ये उन्होंने नेचर नामक पब्लिकेशन के अंदर पब्लिश किया था 1954 में। एंड हिज एनालिसिस ऑफ द अलॉयड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन थ्रू द यूज ऑफ, अब उन्होंने जो कोलेजन प्रोटीन के बारे में तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, साथ ही साथ उन्होंने रामचंद्रन प्लॉट के बारे में बताया, जिसके थ्रू जो पेप्टाइड अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, उसके अंदर जो अमीनो एसिड है जो मिलते हैं तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर करेंगे तो कैसे होता है या नहीं, वो उन्होंने रामचंद्रन प्लॉट के बारे में भी दिया था। उसके बारे में जानना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस ये जान लो कि GN रामचंद्रन ने रामचंद्रन प्लॉट दिया था। He was born ये सब काम करने, his father was a professional mathematics काम करने है। After completing his school years, Ramachandran graduated and he received a PhD from the Cambridge University. While at the Cambridge Ramachandran met Linus Pauling and was deeply inspired by his publication on the model of the alpha helix and beta structure of that directed his attention to the sulfur collector। हाँ, अल्फा बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन किसने दिया था? लिनस पॉलिंग ने दिया था। बस कहानी खत्म। उसके बाद आ जाता है अब सेल के, अब चैप्टर के अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर सबसे पहले एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा गया है, अगर हम इन्वायरमेंट में देखें तो इन्वायरमेंट के अंदर हमको दो टाइप के कंपोनेंट देखने के लिए मिलेंगे। इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट के अंदर हमें दो टाइप के कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब क्या होता है? जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है। और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। हाँ, एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का ही दूसरा नाम होता है क्या? एनिमेट। जिनके पास लाइफ होता है उन्हें एनिमेट कहा जाता है, और जिनके पास लाइफ नहीं होता उनको इनएनिमेट कहा जाता है। जिनके पास लाइफ नहीं होता उन्हें इनएनिमेट कहा जाता है। यस, अगर इनके पास लाइफ है तो इनके पास क्या रहा होगा? सेल रहा हुआ होगा। इनके पास लाइफ है नहीं है तो इनके पास सेल नहीं है, इनके पास सेल। यस, हाँ। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वही बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट। अब वो कौन सा चीज है जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है और एक ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग बनाता है, और वो है द प्रेजेंस ऑफ सेल। और वो है एक इनएनिमेट का मतलब मैंने बताया था नॉन लिविंग, और वो है क्या? प्रेजेंस ऑफ सेल। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? और एक बार, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? तो एनिमेट इनएनिमेट जिसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? द प्रेजेंस ऑफ सेल। जिसके पास सेल है वो लिविंग है, जिसके पास सेल नहीं है वो नॉन लिविंग हो गया। वही लिखा था, आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस, हाँ। नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है क्या? ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सही बात है, वही डिफाइनिंग फीचर है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के पास तो सेल रहा होगा। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जो मोर देन वन सेल से तैयार हुआ है उन्हें हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यस, हाँ। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर ये एक सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? क्या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। क्या हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया आपका? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसके पास एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट हो। सिंगल सेल इनके पास प्रेजेंट है, एकमात्र सेल इनके पास प्रेजेंट है। अगर एक सेल पूरा प्रेजेंस है तो क्या ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर पाएगा? यस, शो कर पाएगा। क्या ये खुद से अपने जितने भी एसेंशियल फंक्शन मतलब कौन सा फंक्शन? लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है, लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है। क्या वो खुद से कर पाएगा? कर पाएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर पा रहा है। अब ये लाइन जो हम बता रहे थे कि सेल का प्रेजेंस एक डिफाइनिंग फीचर है। अगर सेल से कोई भी छोटा स्ट्रक्चर है तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा। तो एनीथिंग व्हिच लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यस, सेल इज द फंडामेंटल एंड द स्ट्रक्चर। जो हमने पहले ही बता दिया था कि सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल का प्रेजेंस एक डिफाइनिंग फीचर है। अगर सेल से कोई छोटा स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा। अब सेल की डिस्कवरी किसने किया था? सेल की डिस्कवरी, हु डिस्कवर्ड सेल? हु डिस्कवर्ड सेल? यस, द सेल वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी। बट रॉबर्ट हुक ने कौन सा सेल डिस्कवर किया था? डेड सेल डिस्कवर कर दिया उन्होंने। डेड सेल डिस्कवर किया था।
तो लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? एंटन वॉन ल्यूइनहॉक ने। एंटन वॉन ल्यूइनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। फिर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्लीमेंट, हाँ ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, जब मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में खास बात ये है कि ये हाई रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन एंड ये हाई मैग्निफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। क्या? मैग्निफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई रेजोल्यूशन एंड हाई मैग्निफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है, तो इसलिए हमको सेल ऑर्गेनेल या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट जितने भी अलग अलग स्ट्रक्चर है उनके बारे में हमें पता चल गया। यस, हाँ। अब यहाँ पर एक खास बात जिससे क्वेश्चन आया है, क्या हाई रेजोल्यूशन एंड हाई मैग्निफिकेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं? टू क्लोजली पॉइंट्स के बीच में हम सेपरेट कर सकते हैं, जहाँ पर एम्स में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी? सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी के बारे में क्या कहा था कि दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बाइंड करने वाले थ्योरी का नाम क्या है? सेल थ्योरी है। इन 1838 मैथ्यूस क्लेडियन कौन था? जर्मन बॉटनिस्ट है। अगर बॉटनिस्ट है, बॉटनिस्ट मतलब कौन? बॉटनिस्ट मतलब ऐसे पर्सन जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। वही जूलॉजिस्ट मतलब ऐसे पर्सन जो कि एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। 1838 में एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था मैथ्यूस क्लेडियन, जो कि एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया था। बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन दिया था कि जो अलग अलग प्लांट्स है वो अलग अलग टिश्यू से मिलकर तैयार होता है। टिश्यू इनफैक्ट किससे मिलकर तैयार होता है? सेल से मिलकर तैयार होते हैं। मतलब हर एक सिंपल भाषा में बोले तो प्लांट किससे मिलकर तैयार है? सेल से मिलकर तैयार हुआ है। Examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cell which form tissue of the plant. अब इसी टाइम पीरियड के आसपास और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडर श्वान। श्वान क्या था? एक जर्मन बॉटनिस्ट। श्वान के नाम से याद है। श्वान एक पंछी का भी नाम है। क्या? श्वान है ना, SWAN। श्वान मतलब पंछी है, मतलब एनिमल है। तो इसलिए स्वान के नाम से याद रख लेना कि ये कौन है? एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जबकि स्क्लेडियन कौन था? एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब स्वान आए, स्वान ने क्या किया? अलग अलग एनिमल्स को स्टडी किया। अब एनिमल्स के सेल को स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि एनिमल सेल्स को एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर जो कि फ्लेक्सिबल है वो कवर करके रखता है, जिसको आज के टाइम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एनिमल सेल को तो ऑब्जर्व किया, साथ ही साथ उन्होंने प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व किया। और प्लांट सेल को ऑब्जर्व करने के बाद उनको ये मिला कि प्लांट सेल के पास और एक लेयर है, एक रिजिड लेयर है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, जिसको कहा जाता है सेल वॉल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में एक डिस्टिंग्विश फैक्टर बताया किसने? स्वान ने। और वो है क्या? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर टू द प्लांट सेल। क्या था? प्रेजेंस ऑफ cell wall is unique to plant cell. Yes, हाँ। तो Schwann, German zoologist, studied different type of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम ही क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू। उन्होंने, वो तो जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल के बारे में सबसे पहले पढ़ा, उसके बाद उन्होंने प्लांट के बारे में पढ़ा। और प्लांट के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने बताया क्या एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब प्लांट और सेल और एनिमल सेल के सेपरेट करने के बीच सेपरेट करता हुआ कैरेक्टर कौन सा है? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंस रहेगा, जबकि एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगा। ऑन द हिस्ट्री ऑफ द श्वान प्रपोज्ड, अब श्वान ने जो ये चीज स्टडी ऑब्जर्व किया, क्या प्लांट सेल एनिमल सेल का सेल से मिलकर तैयार हुआ है, उसी का एक हाइपोथेसिस उन्होंने दे दिया। हाइपोथेसिस मतलब यही एक बात कह देना था। उन्होंने एक बात कहा, बात क्या किया कि जितने भी प्लांट्स है और एनिमल्स है वो सब सेल एंड इट्स प्रोडक्ट से मिलकर तैयार हुआ है। हाँ,
On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cell and products of cell. अब अपने हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने के लिए वो गए किसके पास, क्लेडियन के पास, जिन्होंने उस टाइम में बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया था, और उन्होंने भी बताया, क्लेडियन ने भी बताया, हाँ मैंने भी देखा है कि जितने भी प्लांट्स है वो सब सेल से मिलकर बने हैं। अब स्वान कंफर्म हो गया, मतलब प्लांट और एनिमल, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाद, उस टाइम में तो बैक्टीरिया फैक्टीरिया का इतना डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो जितने भी प्लांट और एनिमल्स है, हर एक प्लांट और एनिमल्स मतलब किससे तैयार है, सेल से मिलकर तैयार है। तो उन्होंने एक साथ आके सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी के अंदर एक मेन पॉइंट उन्होंने, सेल थ्योरी के बारे में जो पॉइंट उन्होंने बताया वो था कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। लेकिन उनका सेल थ्योरी फेल हो गया उस टाइम पे, क्योंकि उनके सेल थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो बॉडी के अंदर जो न्यू सेल है, देख अगर हम अपने लाइफ की बात करते हैं तो हम अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं किससे, जाइगोट से। हम अपना लाइफ किससे स्टार्ट करते हैं, जाइगोट से स्टार्ट करते हैं। जाइगोट जो कि एक यूनिसेल्यूलर है। अब जाइगोट से बन के जाइगोट डिवाइड करते करते पूरा एक एनिमल को तैयार कर देता है, और एनिमल क्या है, एक मल्टी सेल्यूलर। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की बात करते हैं, जाइगोट से जब हम ह्यूमन तैयार होते हैं तो ह्यूमन क्या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो कैसे हुआ, बॉडी के अंदर न्यू सेल कैसे आ रहा है, अब उसे एक्सप्लेन करने के लिए आए रुडोल्फ विर्च्यू, और रुडोल्फ विर्च्यू ने आकर बोला कि दुनिया की बॉडी के अंदर जितने भी न्यू सेल आ रहे हैं वो सब प्री एग्जिस्टिंग सेल के थ्रू ही आ रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और उन्होंने आकर कहा कि ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ही नया सेल बॉडी के अंदर बनाते हैं। Sladen and Swan together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as how new cell arrives, जिसको रुडोल्फ विर्च्यू ने बताया। फिर रुडोल्फ विर्च्यू ने क्या किया, स्लेडन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया उसको एक फाइनल शेप दिया। तो सेल थ्योरी का एक्चुअली मेन पॉइंट्स क्या है कि दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल एंड प्रोडक्ट से मिलकर तैयार है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही न्यू सेल्स हमारे बॉडी के अंदर तैयार होते हैं। यस, हाँ। अब सेल के बारे में ऊपर से थोड़े बहुत ही हम ज्ञान ले लेते हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ऑनियन पेल एंड, और ये मतलब स्कूल के ऊपर कराया जाता है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑनियन पेल सेल्स या फिर ह्यूमन चिक सेल्स को दिखाया जाता है। ऑनियन सेल व्हिच इज टिपिकल। अब ऑनियन सेल क्या है, प्याज का सेल, प्याज का एक प्लांट है। अगर प्लांट है तो उसके अंदर क्या रहेगा, सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा आउटर बाउंड्री के। तो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है सेल वॉल होता है। जबकि एनिमल्स के अंदर एक ही होता है, जो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। When outer membrane has the delimiting structure of the cell. Yes, inside each cell is a dense membrane bound. हाँ, अगर हम बात करें चाहे प्लांट सेल की या फिर अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है क्या, न्यूक्लियस, क्योंकि दोनों ही क्या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या रहेंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, है ना, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। यार यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, किसके अंदर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यस, हाँ, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, डी क्रोमोसोम्स रहेंगे। क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहता है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। ये सब क्लास 9 में ही पढ़ाया जाता है। जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड और न्यूक्लियस नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। नाम में है प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है उसे क्या कहते हैं, कह देंगे प्रोकैरियोटिक सेल कह देंगे। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, हाँ, अगर हम चाहे बात करते हैं किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की, या फिर अगर हम बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल की, या फिर अगर हम बात करते हैं, और लिखना तो सही नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल की, या फिर अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, दोनों ही सेल में देखने के लिए मिलेगा क्या, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों ही सेल में क्या देखने के लिए मिलेगा, साइटोप्लाज्म देखने के लिए मिलेगा, जो एक मैट्रिक्स है या सेमी फ्लूइड है, क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। सेल का जो भी एक्टिविटी है उसका मेन अरीना क्या है, तो साइटोप्लाज्म है, सेल्यूलर एक्टिविटी का मेन अरीना है। In both prokaryotic and eukaryotic cells, same fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of the cellular activity. The cytoplasm is the main arena of the cellular activity in both the plant cell and animal cells. Various chemical
वही साइटोप्लाज्म एक अरीना है सेलुलर एक्टिविटी का। सेल के अंदर कौन सा एक्टिविटी होता है? एनर्जी सिंथेसिस, दैट इज एटीपी हो गया या फिर फोटोसिंथेसिस हो गया। इसके थ्रू सेल क्या एक लिविंग स्टेट में रह सकते हैं। तो लिखा वही गया कि वेरियस केमिकल रिएक्शंस ऑकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। ये बताया गया क्या? बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अ आउटर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट। अब वही बताया गया क्या? अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहेगा? अगर मेम्ब्रेन बाउंड मतलब ऐसे देख लो, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट है तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन 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 हम देख सकते हैं सेल इसके अंदर ऑर्गेनेल्स के अंदर। अगर ऑर्गेनेल्स के अंदर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलता है तो इसको क्या कंपार्टमेंटाइजेशन कह सकते हैं? कंपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा क्या है? हाउस है। अब हाउस के अंदर ये सब क्या है? रूम की तरह कंसिडर कर लो, रूम की तरह। तो रूम की तरह अगर हम इसको हम यदि कंसिडर कर लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम क्या देखने के लिए मिलता है? कंपार्टमेंटाइजेशन प्रेजेंट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, या फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का ही एक एग्जांपल क्या है? न्यूक्लियस है। वही अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, इसलिए उसके अंदर कंपार्टमेंटाइजेशन भी देखने के लिए नहीं मिलता। Beside the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure called organelles, जैसे कि endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles. Prokaryotic cell के अंदर कोई भी membrane-bound organelle present नहीं रहता है। Yes, अगर membrane-bound organelle prokaryotic के अंदर present नहीं रहता है तो non-membrane bounded organelle तो present रह सकता है। Example हो गया क्या? Ribosome. यस, राइबोसोम इसे देख लिखा गया है वही क्या? राइबोसोम आर द नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल्स। ऑल सेल मतलब ऑल सेल्स, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। बट डिफरेंस ये है कि अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत 80s एंड 70s राइबोसोम देखने के लिए मिलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर सिर्फ 70s राइबोसोम ही देखने के लिए मिलता है। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles. कौन से सेल के बारे में यह बात बताया जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है आपका यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया जा रहा है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर। कौन सा सेल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है? यूकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन सा राइबोसोम देखने के लिए मिलता है? 70s राइबोसोम देखने के लिए मिलता है। साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा राइबोसोम देखने के लिए मिलता है? 80s। एनिमल सेल कंटेन अदर। एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल के पास एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता, जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल भी है, जिसका नाम क्या है? सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रोसोम के बारे में। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में बहुत बड़ा योगदान किसका है? सेंट्रोसोम का है। यस, हाँ। फिर सेल डिफर ग्रेटली। अब सेल का जो साइज है, सेल का जो शेप है, वो डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। सेल कौन सा फंक्शन का परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस में सेल का जो साइज है, शेप है, वो वेरी करेगा। अगर हम वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करते हैं, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर। लेंथ वाइज है। लेंथ मतलब बड़ा होता है। लेंथ अगर हम लंबाई देखें तो किसी ऑर्गेनिज्म का जो लेंथ है वो हमेशा ज्यादा होगा किससे? साइज से। यस, तो माइकोप्लाज्मा के ही अंदर एक एग्जांपल है। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा के अंदर एक एग्जांपल है, दैट इज PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर है। तो स्मॉलेस्ट सेल हम इसको क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि PPLO खुद ही एक क्या है? माइकोप्लाज्मा है। तो हम माइकोप्लाज्मा का साइज 0.1 माइक्रोमीटर क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि साइज के बारे में हम बता ही नहीं रहे, हम लेंथ के बारे में बता रहे। लेंथ वाइज तो माइक्रोप्लाज्मा का लेंथ ज्यादा ही होगा, है ना। तो वर्ल्ड का जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज माइकोप्लाज्मा, जिसका लेंथ होता है 0.3 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है, दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया बैक्टीरिया का साइज कितना था? बैक्टीरिया का साइज अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं
तो बैक्टीरिया का जो साइज है वो होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। यस, हाँ। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल किसका होता है? वॉस्टिस का। एमंग मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन आरबीसी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसके बारे में बात करें, आरबीसी के बारे में बात करें, तो आरबीसी का डायमीटर वाइज कितना होता है साइज? 7 माइक्रोमीटर अकॉर्डिंग टू डायमीटर। डायमीटर वाइज माइक्रो प्लस में आरबीसी का साइज कितना होता है? रेड ब्लड सेल का साइज कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। और रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो रेड कलर का क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन है। यस, अच्छा, हीमोग्लोबिन है इसलिए वो रेड कलर का है। अच्छा, अब आरबीसी का क्या काम है? मेनली O2 ट्रांसपोर्ट करना, जिसके लिए ही उसके अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन रहते हैं, जो कि 4 ऑक्सीजन को बाइंड करा सकता है। तो आरबीसी का साइज एंड शेप कैसा होता है? राउंड एंड बाइकनकेव होता है आरबीसी का साइज एंड शेप। ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल। Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread, or even irregular. Shape of the cell may vary according to the function they perform. Yes, हाँ। ऊपर चलते थोड़ा। आरबीसी की अगर हम बात करते हैं, राउंड एंड बाइकनकेव होता है। डब्ल्यूबीसी एमीबॉयड है, एमीबा की तरह है ये। कलमनर एपिथेलियम लॉन्ग एंड स्लेंडर सेल्स है। बेस का जो न्यूक्लियस है वो टुवर्ड द बेस रहेगा। फिर आपका अगर नर्व सेल की बात करेंगे, लॉन्गेस्ट सेल है ये, ब्रांचिंग देखने के लिए मिलेगा, डेंड्राइट्स है ये। ट्रैकिड की बात करेंगे, एलोंगेटेड है। मेसोफिल सेल्स के राउंड एंड ओवल है। यहाँ पर ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट कराया गया है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन।